दोस्तों, हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर आती है केंद्र सरकार, जो पूरे भारत को देखती है। और उसके बाद आती है राज्य सरकार, जो अपने अपने राज्यों को देखती है। और फिर उसके बाद आती है स्थानीय स्वशासन, जिसे इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है। एक है ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन और दूसरा है शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत गांवों का देश है और यहाँ आज भी लगभग 65% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र रहे हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में ग्राम सभाओं की बैठक का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो चलिए पंचायती राज व्यवस्था को आज हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक पंचायती राज व्यवस्था को चलाया गया और उसमें क्या क्या सुधार किए गए। तो प्राचीन काल में गांवों का जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे गांव का प्रशासन चलाने के लिए लोगों को प्रशासन की ज़रूरत महसूस होने लगी। और फिर इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गांवों में स्वतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसे स्वशासन का नाम दिया गया, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब ये कि पंचायती राज व्यवस्था को एक और नाम दिया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। तो अब हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था को लाने का उद्देश्य क्या था। जबकि हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो फिर स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पंचायती राज व्यवस्था को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था कि गाँव को मजबूत और सक्षम बनाया जाए। क्योंकि अगर गांव में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो गांव के लोग डायरेक्ट केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं जा सकते। इसलिए गांव में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे गांव की समस्या गांव में ही सुलझाई जा सके। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब गांव मजबूत और सक्षम बने। तो गांव मजबूत और सक्षम कब बनेगा? जब गांव की शिक्षा स्तर में सुधार हो, स्वच्छता में सुधार हो, कृषि स्तर में सुधार हो, जल संरक्षण का काम हो, तालाबों का निर्माण हो। अगर इन सब चीज़ों का गांव में ध्यान रखा जाए तो एक सक्षम और मजबूत गांव का निर्माण होता है। और अगर गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गांव के स्थानीय लोग हैं वही जानते हैं कि गांव में क्या क्या परेशानियां आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो उन्हीं गांव के लोगों के हाथों में एक पावर देना कि गांव के लोग खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसलिए गांव के लोगों को इतनी पावर दे दो कि ये खुद अपनी और अपनी गांव की परेशानियों का निपटारा अपने गांव में ही कर सके। तो देखो, गांव की बेसिक नीड को पूरा करना और जमीन स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना, यही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। भारत के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में पंचायती राज व्यवस्था के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आधुनिक काल में ही पंचायती राज व्यवस्था को देखा गया। प्राचीन काल और मध्यकाल से ही ये व्यवस्थाएं चलती आ रही है। खास करके चौल काल में स्थानीय स्वशासन एक विशेष आयाम लेकर आया और फिर ये धीरे धीरे हर काल में अपनी पहचान बनाता गया। हाँ, ये बात अलग है कि मध्यकाल में राजतंत्र के मजबूत होने की स्थिति में स्थानीय स्वशासन को विशेष महत्व नहीं मिला, क्योंकि इस काल में भारत में विदेशी आक्रमणों से युद्ध और विद्रोह का माहौल बना हुआ था और इस वजह से जमींदारी प्रथा के विकास से ग्राम पंचायतों का पतन हुआ, जिसकी वजह से गांव की पंचायतों की शक्तियां कम हो गई। लेकिन फिर भी ये भारतीय परंपराओं में नियमित रूप से आगे बढ़ता रहा। और फिर जब ब्रिटिश काल आता है तो ब्रिटिश काल में ये अपनी पहचान खोता नहीं है। कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। ब्रिटिश शासन काल में पंचायत व्यवस्था को सबसे अधिक धक्का पहुंचा, क्योंकि पंचायतें स्थानीय शासन के रूप में कार्य करती थी, लेकिन ये काम सरकारी नियंत्रण में होता था। लेकिन आगे चल के जब अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि उनकी केंद्रीकरण नीति से शासन में जटिलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तब 1882 में स्थानीय स्वशासन के विकास में एक नया बदलाव आया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और इस स्थानीय स्वशासन को संस्थाओं का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को एक नई दिशा दी, इसीलिए लॉर्ड रिपन को आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना भी की थी। फिर जब बात आती है स्वतंत्रता की, तो हमारे गांधीवाद के जितने भी लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, इन्होंने स्थानीय स्वशासन का समर्थन किया और इन्होंने भारत के संविधान में इसे लागू करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया।
गांधी जी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। मतलब ये कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो गांव के लोग हैं इन्हें भी शक्तियां प्रदान की जाए, ये भी स्वयं अपनी समस्याओं को, परेशानियों का समाधान कर सके और सरकार के साथ मिलकर देश का विकास कर सके। इसलिए इन्होंने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर चलाने वाला नहीं होता, बल्कि यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। अब महात्मा गांधी जी के विचार के बाद हम बात करते हैं संविधान सभा पर। तो जो हमारा संविधान बना हुआ है, ये संविधान सभा ने ही बनाया है। यानी कि संविधान सभा की बैठकों में ही ये विचार रखा गया कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो जब संविधान सभा में ये चर्चा चल रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए या ना अपनाया जाए, तब उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये तो ठीक है कि पंचायत भारत में होनी चाहिए, लेकिन पंचायत से भारत का विकास होगा ये सही नहीं है। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो शक्तिशाली और प्रबल लोग हैं वो इसके मेन बन जाएंगे और जो पिछड़े और दलित लोग हैं वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि अब गांधी जी इसके बहुत ज़्यादा समर्थक थे। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी में बहुत देर तक पक्ष और विपक्ष की बहस चली, तो ये फैसला सामने आया कि पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कर दिया जाए। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर राज्य चाहे तो पंचायत का गठन करे और अगर ना चाहे तो पंचायत का गठन ना करे। मतलब ये कि राज्यों के ऊपर सौंप दिया गया कि अगर राज्य चाहे तो पंचायत का गठन कर सकता है और अगर ना चाहे तो नहीं कर सकता। तो शुरुआती में इसे अनुच्छेद 40 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जगह दी गई। अब सवाल ये आता है कि इसे जगह क्यों दी गई? क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें जो लोग होते हैं वो लोकल लोग होते हैं, उन्हीं के गाँव के लोग होते हैं। तो इसका मेन मकसद ये था कि जो लोग सरकार को चुनते हैं, चाहे फिर वो शहर के हो या गांव के, वो भी शासन में और लोकतंत्र में भाग ले सके। पंचायती राज व्यवस्था का जो मेन मकसद है वो है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी बनना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। तो अब ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी पावर किसी एक के पास होना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो सारी शक्तियां हैं, जो सारे पावर्स हैं, उन्हें अलग अलग स्तर पर बांट देना। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का मेन उद्देश्य था कि लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देना और जन भागीदारी को निश्चित करना। तो अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम्स की। क्योंकि नेहरू जी इस बात को बहुत अच्छे से मानते थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, लेकिन ये बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 में फिर से दूसरा कार्यक्रम चलाया गया, जिसे राष्ट्रीय प्रसार सेवा का नाम दिया गया, और फिर ये भी सक्सेस नहीं हो पाया। और जब नेहरू जी के जरिए ये दोनों काम सक्सेस नहीं हो पाए, तब उन्होंने एक बलवंत राय मेहता समिति बैठाई 1957 में। और फिर उस बैठक में नेहरू जी ने कहा कि हमने 2 कार्यक्रम चलाए, लेकिन दोनों ही कार्य असफल रहे। आखिर इनके असफल रहने का क्या कारण हो सकता है? तब बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि आपने गांव के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए, लेकिन जिन लोगों के लिए आपने ये कार्यक्रम चलाए उन्होंने तो इसमें भाग ही नहीं लिया, इसीलिए ये कार्यक्रम असफल रहे। मतलब ये कि कार्यक्रम असफल होने का जो मेन कारण बलवंत जी ने बताया वो था जन भागीदारी का अभाव, यानी कि जनता का शामिल न होना। और फिर उन्होंने ये सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांटना, यानी कि जनता के पास भी शक्तियां होनी चाहिए। इसीलिए बलवंत राय मेहता जी को भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। और इसके साथ साथ ही बलवंत राय मेहता जी को राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। इसके बाद बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था बननी चाहिए। तो पहली है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, दूसरी है पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और तीसरी है जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर।
जब ये सुझाव बलवंत जी ने नेहरू जी को दिए, तब भारत सरकार ने राज्यों को कहा कि वे पंचायती राज व्यवस्था को अपनाएं। अभी भी सिर्फ इन्होंने इस कथन पर जोर ही डाला और लोगों को बस ऑप्शंस ही दिए, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। और फिर 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान नागौर जिले का बगदरी गांव, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। और इसी के ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, तो आपको बताना है कि राजस्थान, और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। और फिर ऐसे करते करते कई ऐसे राज्य हो गए जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई। लेकिन बात अभी भी वही थी, क्योंकि अभी भी इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए सभी राज्यों ने इन पर खास ध्यान नहीं दिया और फिर इसे ऐसे ही छोटे रूप में अपनाने की कोशिश चलती रही। लेकिन जब कुछ समितियां बनी पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, जिसे बनाया गया था कुछ विशेष सलाह या विशेष सुझाव देने के लिए, इसके बाद अशोक मेहता समिति का निर्माण हुआ 1977 में। तो जो बलवंत राय मेहता जी के सुझाव थे वो जब सही मायने में लागू नहीं हो पाए, असफल रहे, तो उसके बाद आई मोरारजी देसाई की समिति 1977 में, अशोक मेहता समिति। इसमें इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। पहली पंचायत मंडल पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर पर होगी, और दूसरी जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर होगी। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ग्राम न्यायालय का गठन या निर्माण होना चाहिए, क्योंकि गांव के जो भी छोटे मोटे मामले हैं, वाद विवाद है, उनका फैसला गांव में ही होना चाहिए, जिसके लिए ग्राम न्यायालय बनना चाहिए ताकि वहीं इसका निपटारा हो पाए। और साथ ही SC और ST जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। अब 1977 के 2 साल बाद मोरारजी देसाई की सरकार भी गिर गई और फिर उनके द्वारा दिए गए सारे सुझाव ठीक से लागू नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद आई GV राव समिति 1985 में, जो इतनी खास नहीं है लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है। और फिर इसके तुरंत बाद आई LM सिंघवी समिति 1986 में, जिस समय राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। और फिर सिंघवी जी ने भी एक सभा बैठाई और इन्होंने कहा कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी और सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब तक लोगों को बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब उन पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना चाहिए, तब तक ये सफल नहीं हो पाएगी। और इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और इसके साथ ही ग्राम न्यायालय के गठन और राज्य चुनाव के आयोग के गठन का सुझाव दिया। तो यहाँ हमने देखा कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय और सिंघवी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। अब इसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार चली गई, तो नई सरकार आई PV नरसिम्हा राव की, और इन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि प्रधानमंत्री राव के नेतृत्व में 73वां संविधान संशोधन किया गया, यानी कि 73वें संविधान में बदलाव किए गए और फाइनली 22 दिसंबर 1992 में इसे फिर से पेश किया गया, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया। और दूसरे ही दिन यानी 23 दिसंबर को राज्यसभा से भी ये पारित हो गया। और फिर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद ये कानून बन गया। अब तो राज्यों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो बन गया था। और उसके बाद 24 अप्रैल 1993 में ये पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब जब PV नरसिम्हा का ये विधेयक कानून बन गया, तो अब क्या होगा कि हर राज्य को ये कानून मानना पड़ेगा, क्योंकि अब हर राज्य बाध्य है कि उसे ये कानून मानना ही पड़ेगा और उसे अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना पड़ेगा। तो अब 73वें संशोधन के बाद संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए, जिनमें सबसे पहला प्रावधान है संवैधानिक दर्जा। और फिर इसी संशोधन के जरिए अब पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O को जोड़ा गया, जो कि टोटल 16 अनुच्छेद होते हैं। और इस तरह से ये 3 चीज़ें संविधान में जोड़ी गई। तो अब आप याद रखिएगा कि भाग 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O ये जोड़ा गया नया संविधान में।
और ये जो अनुसूची 11 जोड़ी थी पंचायत समिति से, इस अनुसूची में टोटल 29 कार्य जोड़े गए। मतलब ये कि पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषयों का अधिकार दे दिया गया, जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, परिवहन, सड़क, चिकित्सा, समाज सेवा आदि से जुड़े हुए कार्य थे। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि पंचायती राज व्यवस्था का क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो कौन सी समितियाँ रही जिनमें इसके सुधार के सुझाव दिए गए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अलग अलग समितियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे कि पंचायती राज कैसा होना चाहिए, लेकिन लास्ट में फाइनली 73वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही अपनाया गया। तो इस समय भारत में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। लेकिन इसमें एक छूट दी गई कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वो केवल गांव और जिला स्तर पर ही पंचायतों का गठन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ऐसे जिले या ऐसे राज्य बहुत ही कम हैं जिनकी जनसंख्या इतनी कम हो, लेकिन उस समय ये छूट दी गई थी। सीटों के संबंध में भी कुछ आरक्षण का प्रावधान रखे गए, जैसे महिला सीटों के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व रखी गई। मतलब ये कि सभी राज्यों में जहां पंचायती राज व्यवस्था होगी वहां के सदस्यों में कम से कम 1/3 सदस्य महिलाएं होगी। फिर बात आई कि क्या ये फिक्स होगा? तो नहीं, क्योंकि ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार इसकी संख्या को बढ़ाना चाहती है या नहीं। और इसी संख्या में बिहार वो पहला राज्य बना जिसने 1/3 को बढ़ाकर 50% यानी आधी रिजर्वेशन की व्यवस्था महिलाओं के लिए रखी। और फिर इसे देखते हुए कई ऐसे राज्य आगे आए जिन्होंने भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की, जैसे हिमाचल और मध्य प्रदेश। इसके साथ ही ST और SC जाति के लिए भी आरक्षण की बात की, लेकिन इनके लिए एक आधार तय किया गया, जैसे जनसंख्या के आधार पर, कि जिस क्षेत्र में जिस अनुपात में जनसंख्या होगी उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं के लिए फिक्स आरक्षण कर दिया गया, मिनिमम 1/3 और मैक्सिमम नो लिमिट। अब इसके बाद ये सवाल आया कि राज्य में जो चुनाव होंगे वो किसके द्वारा होंगे? तो ये जो चुनाव है वो कराए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। फिर बात आई कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम ही यही है कि जो चुनाव के जरिए आते हैं वो 5 वर्ष के लिए आते हैं, जैसे लोकसभा में और विधानसभा में। तो इसी तरह से यहाँ भी 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया और ये कहा गया कि अगर किसी कारण से पंचायतों का विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करा लिए जाएंगे। अब ये जानते हैं कि चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये प्रावधान भी रखा गया कि हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो पंचायतों को शक्तिशाली बनाने के लिए ज़रूरी थे, जैसे सबसे पहले ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा किसे कहते हैं? गांव के उन लोगों का समूह है जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो या फिर वोटर ID में शामिल हो, उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम सभा में 200 या 200 से अधिक जनसंख्या होनी जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि एक गांव में जो लोग हैं वो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और वो मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन उनकी संख्या 200 से कम है, तो उस समय दूसरे गांव को भी शामिल कर लिया जाएगा और उन्हें भी एक ही ग्राम सभा का कहा जाएगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा संख्या का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पंचायत की संरचना की। तो यहाँ हमने त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को अपनाया। तो पहला है ग्राम पंचायत और दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। तो इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का मुख्य हेड होता है मुखिया, और ग्राम पंचायत का मेन काम होता है गांव के स्तर पर विकास की योजनाओं को बनाना और उसे फिर चालू कराना। इसमें गांव के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो पंचायत समिति और जिला परिषद का जो हेड होता है उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब ये कि इनके सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। इसके अलावा ग्राम स्तर पर एक और मुखिया होता है जिसे सरपंच कहते हैं, और ये ग्राम स्तर पर ग्रामीण कचहरी को देखते हैं।
मतलब एक प्रकार से इन्हें लघु न्यायालय की उपाधि दी जा सकती है। और इनकी खास विशेषता ये है कि ये न केवल फौजदारी बल्कि दीवानी मामलों को भी देखते हैं। तो फौजदारी मामले वो होते हैं जिनमें सज़ा का प्रावधान होता है और दीवानी मामले वो होते हैं जिनमें केवल दंड देने का प्रावधान होता है। तो ये जो दोनों तरह के मामले थे, फौजदारी और दीवानी, ये गांव की कचहरी में स्थानीय स्तर पर देखे जाते थे। लेकिन इसके लिए इसमें ये नियम जोड़ा गया कि 10,000 तक के मामले ही इसमें सुलझाए जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा राशि के मामले हैं तो इसे न्यायालय में जाना पड़ेगा। ग्राम स्तर पर छोटी राशि वाले मामले या छोटे मोटे आपसी विवाद ही सुलझाए जाते हैं और इसमें सरपंच पंच की हेल्प लेते हैं, जिनकी संख्या वहाँ के वार्ड के आधार पर होती है। मतलब जितने वार्ड होंगे उतने ही पंच होंगे। अब बात करते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। इसका जो मेन काम है वो है ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई सभी संभावित योजनाओं को एक करना और फिर उसे जिला परिषद को भेज देना। पंचायत समिति के हेड को प्रधान कहा जाता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब बात करते हैं जिला परिषद की। तो जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का तीसरा स्तर है जो सभी राज्यों में जिला स्तर पर कार्य करती है। जिला परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष या चेयरमैन कहते हैं और इसका काम है पंचायत समिति या ग्राम पंचायतों को अनुदान प्रदान करना और अपने या अपने प्रबंधन के अधीन किसी संस्था या आम जनता के उपयोग में आने वाले कार्य को संभालना। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई।